बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव नतीजों के बाद क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं? गढ़वाल में त्रिवेंद्र बलूनी की बनती जुगलबंदी और उसी तस्वीर में उभरता धन सिंह रावत का चेहरा क्या प्रदेश में सियासी समीकरणों के बदलने का संकेत दे रहा है? और क्या केदारनाथ के उपचुनाव नतीजे ही अब बताएंगे कि उत्तराखंड की सियासी फिजाओं में हवा किस ओर बहने जा रही है? दोस्तों नमस्कार, द जोडा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे उत्तराखंड के सत्ता सिरमौर बने हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और बद्रीनाथ और मंगलोर के बाद किस तरह से समीकरण बीजेपी में बदले हैं तथा केदारनाथ के बहाने आगे की सियासी सूरत क्या हो सकती है। नीति आयोग की बैठक में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत एक्ट 2047 का रोड मैप रखेंगे, वहीं तमाम मुख्यमंत्रियों की तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड कैसे विकसित राज्य बने, उत्तराखंड कैसे उत्तम राज्य बने, इसका खाका पेश करेंगे और बहुत सारी डिमांड्स केंद्र सरकार से भी करेंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीएल संतोष और दूसरे दिग्गज नेताओं से मुख्यमंत्री धामी मुलाकात करेंगे तो सबकी निगाहों में और चर्चाओं में बद्रीनाथ में हम हार कैसे गए, मंगलोर में हम जीत क्यों नहीं पाए जैसे सवाल ही रहने हैं। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के लिए ये काफी पेचीदा रहने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात या मुख्यमंत्री के लिए राहत वाली बात यह है कि न बद्रीनाथ का कैंडिडेट मुख्यमंत्री की चॉइस था और न मंगलोर में जिस तरह से करतार सिंह भड़ाना को हरियाणा से लाकर लड़ाया गया था वो मुख्यमंत्री की पसंद थे। ये राहत की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने अब चुनौती केदारनाथ की रहने वाली है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव में अब साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही ये कहेगा कि आप अपनी पसंद के उम्मीदवार को लड़ाइए, लेकिन हर हाल में केदारनाथ में बीजेपी को जिताइए। यानी ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। लेकिन ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धन सिंह रावत मुलाकात कर रहे हैं और पार्लियामेंट में जिस अंदाज में अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत की तस्वीर वायरल होती है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि गढ़वाल में जिस तरह की पोस्टरिंग नजर आ रही है वो क्या इशारा करती है? क्या वो इशारा करती है कि बद्रीनाथ और मंगलोर की हार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो उत्तराखंड की सियासत में जो हनीमून पीरियड चल रहा था वो खत्म कर दिया है और अब उनके सामने एक से बढ़कर एक पॉलिटिकल चुनौती आ सकती है? तो क्यों ना आज ये समझने की कोशिश करें कि मुख्यमंत्री के पक्ष में कौन सी चीजें जाती हैं और उनके खिलाफ क्या कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या क्या चीजें जाती हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि भले उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, यानी प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खाते में ये कामयाबी जुड़ती है कि तीसरी बार यानी कि बीजेपी ने उत्तराखंड में 5 की 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाई है, तो निश्चित तौर पर चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर था, तो उसका फायदा प्रदेश के स्तर पर मुख्यमंत्री को मिलने वाला है। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी कहां 370 सीटों के पार जाने के सपने देख रही थी और उसका आंकड़ा है वो 240 पर अटक गया है। हालांकि केंद्र में बीजेपी की कंफर्टेबल सरकार है, एनडीए की सरकार है, लेकिन चुनौती यह है कि जो बीजेपी के प्रदेश भाजपा के जो नेता थे, क्षत्रप थे, वो 303 या फिर 282-84 के आंकड़े में बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो अब जब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व 240 पर अटक गया है, तब जिस तरह से दिल्ली में जाकर के वो अपनी बात रखने से अब गुरेज नहीं करेंगे, मेल मुलाकातें बढ़ेंगी, नेता आपस में बैठेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत सारे जो उनके विरोधी हैं वो बहुत सारा फीडबैक अब दिल्ली में लगातार देना शुरू करेंगे। ये उनके सामने चैलेंज रहने वाला है कि बदले हुए हालात में जब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर हो गया तो उसकी एक बानगी हम बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस अंदाज में योगी आदित्यनाथ वर्सेस उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जंग दिखाई दे रही है। हालांकि इसको लखनऊ और दिल्ली की जंग भी बताया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के हालात उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश जैसे तो नहीं बनने वाले हैं। लेकिन ये तय बात है कि जो मुख्यमंत्री के विरोधी पहले शांत बैठे हुए थे अब वो थोड़ा एक्टिव होंगे, क्योंकि दिल्ली में अब उनके पक्ष को भी सुना जाने वाला है। और पिछले दिनों में जिस
जिस तरह से त्रिवेंद्र और अनिल बलूनी की चहलकदमी हमने देखी, वो इसका इशारा भी करती है कि कुछ कुछ चीजें गढ़वाल के क्षेत्र में बदलती हुई, बनती हुई, बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव की हार ने उनको हवा दी है। ये मुख्यमंत्री के लिए बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने, भले वो खुद खटीमा से हार गए थे 22 में, लेकिन बीजेपी को बंपर जीत उन्हीं के चेहरे पर उत्तराखंड में मिली थी और उसका इनाम भी उन्हें मिलता है कि उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ चंपावत में बाई इलेक्शन जीत करके आते हैं, इतिहास बनाते हैं। जितने वोट उन्हें मिले उतने वोट शायद ही कभी किसी को मिले हों। और उसके बाद बागेश्वर का उपचुनाव भी जब होता है, जब चंदन रामदास कैबिनेट मंत्री का निधन हो जाता है, वो चुनाव भी मुख्यमंत्री जीत जाते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव की बड़ी जीत के तुरंत बाद बद्रीनाथ और मंगलौर की हार ने मुख्यमंत्री के कुछ पॉइंट तो जरूर किए हैं। भले ही फिर चाहे करतार सिंह बढ़ाना हो या राजेंद्र भंडारी, दोनों मुख्यमंत्री के चॉइस के उम्मीदवार नहीं थे, वो दिल्ली से थोपे गए थे। बावजूद इसके जब उपचुनाव होता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की भी प्रदेश में बनती है, तो ये एक तरह से उनके लिए माइनस पॉइंट रहने वाला है। और उसके अलावा लोकसभा चुनाव में जिस अंदाज में बीजेपी ने 5 सीटें जरूर जीती और कुमाऊं में जो ट्रैक था बीजेपी के विक्ट्री मार्जिन का, वो बरकरार रहता है। लेकिन गढ़वाल में तीनों सीटों पर जीत के बावजूद अगर इस फैक्टर को आप देखेंगे, चाहे हरिद्वार की सीट हो, चाहे फिर गढ़वाल की सीट हो, चाहे फिर टिहरी की सीट हो, तीनों सीटों पे जो विक्ट्री मार्जिन है वो कम हो जाता है। कहीं लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक का जो विक्ट्री मार्जिन में जो अंतर आता है, ये भी मुख्यमंत्री के विरोधी उनके खिलाफ ही पेश करेंगे कि गढ़वाल में उस तरह से बीजेपी अपनी ग्रिप खोते जा रही है। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गढ़वाल से ज्यादा ताकत मिली थी। खास तौर पर अगर हरिद्वार जिले को माइनस भी कर दें तो गढ़वाल का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां मात्र 3 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाती है, चक्राता, प्रतापनगर और बद्रीनाथ। यानी कि इस अंदाज में ये मुख्यमंत्री के विरोधी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं और उनकी गढ़वाल में ग्रिप थोड़ी बिगड़ती जा रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में भले बीजेपी ने कमजोर कांग्रेस के कैंडिडेट, कमजोर कांग्रेस के संगठन को देखते हुए जीत ली हो, लेकिन गढ़वाल की तीनों सीटों पर जो विक्ट्री मार्जिन है वो 2019 के मुकाबले खासा घट गया है। तो ये एक तरह से मुख्यमंत्री के विरोधी उनके खिलाफ चीज को रखने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप अगर दूसरी चीजों को देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा किस अंदाज में जो चारधाम यात्रा जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि चारधाम यात्रा के शुरुआती हफ्ते में, हालांकि बाद में चीज़ों को संभाल लिया गया, लेकिन शुरुआती हफ्ते में जिस तरह केओस होता है, जिस तरह क्या व्यवस्था दिखाई देती है, अधिकारियों की लापरवाही, तैयारियां उजागर होती हैं, वहां कहीं ना कहीं उसके बाद लोगों में गढ़वाल क्षेत्र में नाराजगी देखी गई। उसके बाद जिस तरह से कैची धाम, रामनगर, वाया रामनगर, चारधाम के रूट का सर्वे जैसे चीज़ों को भी मुख्यमंत्री के विरोधियों ने काफ़ी ज़्यादा हवा देकर के उसको बढ़ा चढ़ा करके भी पेश करने की कोशिश की। और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली में जो केदारनाथ धाम या मंदिर का जो बवेला उठता है, उसका पटाक्षेप होते होते तीर्थ पुरोहित नाराज हो जाते हैं, मुख्यमंत्री को बहुत कुछ रायता समेटना पड़ता है। तो ये चीज़ भी मुख्यमंत्री के पक्ष में उस वक्त नहीं मानी जाएगी जब केदारनाथ धाम में इस तरह का बवेला मचता है। तब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में एक उपचुनाव प्रस्तावित हो जाता है। वहां पर शैला रानी रावत के निधन के बाद वहां चुनाव है। ये बीजेपी की सीट है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ये कहते हुए जान बचाने की कोशिश की कि मंगलौर हम कभी जीते नहीं थे, बद्रीनाथ कांग्रेस की सीट थी, तो मंगलौर बीएसपी ने खोई है और बद्रीनाथ कांग्रेस ने बचाई है। लेकिन केदारनाथ में ये बहाना भी नहीं चलेगा, ये बीजेपी की सीट है और यहां से बीजेपी को जीतकर दिखाना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ फिलहाल दिखाई दे रही, लेकिन मुख्यमंत्री के पक्ष में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप देखेंगे कि किस अंदाज में जब यूपी में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के बहाने, कांग्रेस को लेकर के इंडिया अलायंस के बहाने, बीजेपी कहां 62-64 की टैली में थी, उनको 33 पे नहीं, करीब करीब आधे पर ले आए हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विक्ट्री मार्जिन था वो कहां तो 8-10 लाख के विक्ट्री मार्जिन के दावे किए जा रहे थे, वो बमुश्किल 1.5 लाख पर आकर टिक जाना। और ये बताता है कि यूपी में जब योगी का जो बुलडोजर बाबा का मैजिक काम नहीं कर रहा था, यहाँ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यूपी में मैजिक उस तरह से नहीं चल पाया, तब उत्तराखंड बीजेपी के साथ लगातार रहा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 की 5 सीटें बीजेपी के झोली में डाली हैं। ये पॉइंट उनके पक्ष में जरूर जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे जो एक्शंस मुख्यमंत्री ने लिए, उन पर दिल्ली की, केंद्र की, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व की और संघ की, आरएसएस की भी मुहर लगी है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ताकत देता है
उसके अलावा जिस अंदाज में अब तक मुख्यमंत्री धामी ने सरकार चलाई है, तमाम तरह की बातें अपने स्तर पर होती रही हों, लेकिन जैसे पूर्व में मुख्यमंत्रियों पर कुछ लेबलिंग हो जाती थी, हमने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में था कि वो काफ़ी अक्खड़ है और लोगों से मिलते नहीं है। ये उनकी सख्त एक इमेज जो बन रही थी कि विधायकों तक से नहीं मिल पाते हैं, अधिकारियों को तवज्जो देते हैं। उसके अलावा जब हमने तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल देखा तो हमने देखा कि किस अंदाज में तीरथ सिंह रावत पर भी जो उनके बयान 2-3 फटी जींस से लेकर के जो बयान आए थे, उन बयानों ने महज 4 महीने से भी कम के कार्यकाल में तीरथ सिंह रावत काफ़ी अनपॉपुलर कर दिया था। उस लिहाज से अगर पुष्कर सिंह धामी का पूरा दोनों टर्म का कार्यकाल देखेंगे, इस टर्म का जो एग्जिस्टिंग टर्म चल रही है इसका भी, और पिछले जो चुनावी समय में जो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था जुलाई में, वो कार्यकाल भी आप देखेंगे तो वो इस तरह से एक सादगी की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। कोई भी भ्रष्टाचार का मसला हो या फिर कार्यकर्ताओं को इग्नोर करने का मसला रहा हो, ये टैगिंग उन पर अभी तक नहीं हो पाई, ये उनके एक तरह से पॉजिटिव जाता है। और जो दूसरी बड़ी बात यह कि अब उस तरह का विधायकों में असंतोष, नाराजगी भी नजर नहीं आती है। ये अलग बात है कि ये उनके लिए एक तरह से बहुत पॉजिटिव नहीं है कि काफी अरसे से 4 कैबिनेट की बर्थ हैं वो रिक्त हैं। चंद्र रामदास के निधन के बाद जो चौथी सीट भी खाली हो गई थी, 3 पहले से पद रिक्त थे, तो 4-4 कैबिनेट की बर्थ, 1/3 कैबिनेट है वो रिक्त है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इसे कतई पॉजिटिव नहीं माना जा सकता है कि अगर उनकी 1/3 कैबिनेट बर्थ अगर रिक्त है तो, क्योंकि जो पहले जो मंत्री बने, चाहे सुबोध उनियाल हो, सौरभ बहुगुणा हो, सतपाल महाराज हो, धन सिंह रावत हो, रेखा आर्य हो, तमाम दिग्गज अपने तरीके से अपने समीकरण से कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। लेकिन अगर 4 में से 2 या 3 बर्थ और इस दौरान भरी जा सकती थी या भी आने वाले समय में जल्द भरी जाती, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री की चॉइस के चेहरे भी उसमें शामिल किए जाएं। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत पॉजिटिव मुख्यमंत्री के लिए नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर ये मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, इसमें 2 से 3 पद भी अगर भरे जाते हैं, पूरे 4 पद भी नहीं भरे जाते हैं, तो उसमें बहुत संभावना है कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री धामी का जो फिलहाल का जो रिलेशनशिप नजर आता है, इस लिहाज से उनकी चॉइस को तवज्जो दिया जाएगा, तो कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होना भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत पॉजिटिव इसको नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो मुख्यमंत्री के पक्ष में सबसे बड़ी बात जाती है, जो हमने कल भी कहा कि जिस अंदाज में धंधा प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो वो आत्मीयता, भरोसा नजर आता है, वैसा ही हमने मुख्यमंत्री धामी जब मिले हैं प्रधानमंत्री से, तो हमने उस तरह का एक आत्मीयता का भाव देखा गया है, एक विश्वास का, भरोसे का भाव देखा गया है। ये सबसे बड़ी ताकत फिलहाल धामी की नज़र आती है। यही वजह है कि धामी की जो तमाम विरोधी हैं, भले वो पेशबंदी कर रहे हों, भले वो एक तरह से एक्सरसाइज करने के लिए जुट गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब विरोधी थोड़ा सा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बावजूद उसके बहुत सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के पक्ष में है। खासतौर पर प्रधानमंत्री का जो भरोसा अभी उन पर दिखाई दे रहा है वो उनको मजबूती देता है। लेकिन ये तय बात है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए बद्रीनाथ और मंगलौर के उपचुनाव ने जो मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का जो हनीमून पीरियड था वो कहीं ना कहीं एक तरह से खत्म कर दिया है। अब सामने चुनौतियों का पहाड़ है और मौसम बारिश का है, आपदा की खतरा हमेशा उत्तराखंड पर इस सीजन में बना रहता है। उससे कैसे निपटा जाता है ये अपनी जगह चुनौती है, और उससे बड़ी चुनौती है कि केदारनाथ का जब उपचुनाव होगा तो उसमें मुख्यमंत्री किस तरह से बीजेपी को जीत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में केदारनाथ के चुनाव नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो मुख्यमंत्री के विरोधी स्वतः शांत हो जाते हैं। लेकिन बद्रीनाथ और मंगलौर की तर्ज पर अगर बीजेपी के खिलाफ ये नतीजे जाते हैं तो ये निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री धामी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।